वेलकम टू एनएम क्लासेस। ये छात्रों, कैसे हैं आप सभी? घरों पर रहिए, घरों से बाहर मत निकलिएगा इस समय। और हमारी आपसे मुलाकात आज हो रही है 3 दिन बाद। तो आज हमारा, मैंने आपसे कहा था, गुप्त काल और वाकाटक आपका प्रारंभ होगा। गुप्त काल के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन प्रिय छात्रों, ये लिखवाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। प्राचीन भारत का ये आपका आखिरी अध्याय है, गुप्त और वाकाटक। इसके बाद आपका प्राचीन काल जो इतिहास है वह समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आपका प्रारंभ होगा मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त जो शासक थे, ऐसा सुना जाता है कि गुप्त शासक जो थे प्रिय छात्रों, वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाण जो शासक थे उनके ये लोग सामंत थे और ये मूल रूप से वैश्य थे, ऐसा माना जाता रहा है। और ऐसा साक्ष्य भी उनसे लिखे हुए कहीं से प्राप्त हुए हैं इतिहास से ही, कि जो गुप्त लोग थे वो मूल रूप से वैश्य थे। और इनका जो शासन का क्षेत्र था वह प्रिय छात्रों मध्य प्रदेश का उपजाऊ मैदान जो था, उपजाऊ जो भाग था, जिसमें अनुगंगा जो था वो प्रिय छात्रों मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था। जो मध्य प्रदेश का अनुगंगा जो क्षेत्र था वो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था। और जो साकेत था वह आधुनिक अयोध्या, उत्तर प्रदेश, मगध आधुनिक बिहार, ठीक है, प्रयाग जो था उनका वो सत्ता का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था उसके साथ उनका सिल्क का व्यापार होता था प्रिय छात्र। तो बाइजेंटाइन वो क्षेत्र कौन सा था? वह था पूर्वी रोमन का क्षेत्र। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसे कहते थे प्रिय छात्रों उस समय बाइजेंटाइन साम्राज्य। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य से उसका एक सिल्क का व्यापार था। और गरुड़ जो थी, ये बेटा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आ भी चुका है, कि गुप्त काल के या गुप्त साम्राज्य की राज्य मोहर क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की राज्य मोहर गरुड़ थी। ठीक है, तो गरुड़ जो थी वो गुप्त साम्राज्य की राज्य मोहर थी। और गुप्त काल को भारत के अतीत का स्वर्ण युग माना जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका है, छोटे एग्जाम में ये प्रश्न मिल जाएगा आपको, कि भारत के अतीत का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो भारत के अतीत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है प्रिय छात्रों। ठीक है, अब बात करते हैं इनके शासकों की। तो सबसे पहले जो शासक थे गुप्त डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? डायनेस्टी मीन्स जानते हैं आप सब लोग, वंश। तो गुप्त वंश के जो प्रिय छात्रों संस्थापक थे वो थे महाराज गुप्त या श्री गुप्त। दोनों में से कोई एक नाम आ जाए, मतलब चाहे दोनों नाम आ जाए, लेकिन इंसान एक ही है, महाराज गुप्त या श्री गुप्त। ये कौन थे? ये गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है छात्रों, इसके बाद आए महाराजा घटोत्कच। ठीक है, और उनके बाद आए फिर आपके, अब ये प्रश्न भी आ चुका है कि भारत के गुप्त साम्राज्य के प्रथम स्थायी राजा कौन थे? ये अभी तक तो खैर इन्होंने संस्थापक तो थे, बाद में और राजा भी आए, लेकिन एक पूर्ण रूप से जिसने गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया, जिसका इतिहास में बड़ा प्रभावशाली शासक के रूप में उसका नाम था, तो वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनका जो शासन काल रहा है अपने छात्रों, वो 319 ईस्वी से लेकर 335 या 336 ईस्वी तक इनका शासन रहा। अब मैंने वही वाली बात जो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, कि बाहुबली फिल्म में जब भल्लाल देव जब वो शपथ लेता है तो वह कहता महाराजा धिराज। ठीक है, तो महाराजा धिराज जो पदवी जो सबसे पहले धारण की गुप्त साम्राज्य में, वह थे चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रिय छात्रों महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। इसका क्या होता है? राजाओं का राजा, ठीक है। और 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। यह प्रश्न आ चुका है कि गुप्त संवत प्रारंभ का समय काल तो 319 से 320 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और यह गुप्त संवत प्रारंभ हुआ तो क्यों हुआ? ऐसा माना जाता रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जब राज्य अभिषेक हुआ था तो उसी समय गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अच्छा, इनके साम्राज्य के क्षेत्र कौन कौन से थे देख लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये इनके साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्र थे। राजधानी क्या थी? राजधानी वही थी जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। और इनका जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का अपने छात्रों को नेपाल के लिच्छवी वंशी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जो कि एक क्षत्रिय कन्या थी, ठीक है। और इनके संयुक्त नाम के सिक्के भी गढ़वाए गए, जिससे कि उनका वैवाहिक गठबंधन भी रहा, और जिससे वैवाहिक गठबंधन जब उनका कुमार देवी से हो गया, जिससे कि उनका गठबंधन जो साम्राज्य क्षेत्र था वो भी बढ़ता रहे, जिससे कि सिद्ध हो कि उनके वैवाहिक गठबंधन से उनका साम्राज्य और फैला। उसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो उनके संयुक्त सिक्कों से साक्ष्य प्राप्त होते हैं अपने छात्रों। कैसे देखते हैं? संयुक्त नामों के सिक्के लिच्छवी के, ठीक है, गढ़वाए गए। समुद्रगुप्त का उल्लेख जो मिलता है वो इलाहाबाद प्रशस्ति में, इनका नाम क्यों आया मैं बता रहा हूँ आपको। समुद्रगुप्त का उल्लेख इलाहाबाद प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवियों के पौत्र मतलब कुमार देवी का बेटा है ना, लिच्छवी का पौत्र रानी कुमार देवी तथा समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर ये अंकित है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि उनका वैवाहिक गठबंधन और वैवाहिक गठबंधन से उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ और उनसे एक जन्मा पुत्र हुआ जो कि बहुत महान शासक रहा गुप्त साम्राज्य का, जिसका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त कौन हुआ? फिर लिच्छवियों का पौत्र, ठीक है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इससे ज़्यादा नहीं एग्जाम में आता है और वो पूछता भी नहीं है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जो है वो इसका समुद्रगुप्त हैं और दूसरे जो शासक हैं कुमार गुप्त, इन दोनों के बारे में प्रश्न बहुत आता है। और ये शासक और हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इन तीनों के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है छात्रों। तो ये समुद्रगुप्त कौन थे? इनका जो शासनकाल था, जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हुई 335 या 336 ईस्वी के आसपास, तब इन्होंने राजकाज संभाल लिया। तो 335 से या 336 ईस्वी से लेकर लगभग 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहा, ठीक है छात्रों। ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिसने युद्ध और विजय की नीति अपनाई। यह प्रश्न पूछ चुका है कि किस शासक ने युद्ध और विजय की नीति अपनाई थी? इसका उत्तर केवल एक ही है, समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों में जिसने युद्ध और विजय की नीति अपनाई प्रिय छात्रों, वह कौन था? समुद्रगुप्त। इसलिए इस नीति के कारण ही इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने यह प्रश्न पूछ चुका है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को क्या संज्ञा दी है। तो इतिहासकार कौन थे? वी.ए. स्मिथ। क्यों दी? युद्ध और विजय की नीति के कारण। क्या दिया? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी, ठीक है छात्रों। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी हुई हैं, वहां से मिलती हैं, जिस पर महान सम्राट अशोक और बाद में जहांगीर के अभिलेख भी उससे प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के जो कवि थे, जैसे कह सकते हैं कि वो दरबारी कवि तो थे ही थे और उनके कुमारा मात्य भी थे।
कुमारा मात्र जैसे मौर्य साम्राज्य में महामात्र होते थे, बहुत बड़े अधिकारी, ऐसे ही प्रिय छात्रों कुमारा मात्र जो होते थे वो गुप्त वंश के बहुत बड़े अधिकारी होते थे, जैसे कि महादंड नायक, सैन्य अधिकारी, न्यायिक अधिकारी। तो यही कौन थे? हरिसेन। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, जो कि इनके दरबारी कवि के साथ साथ कुमारा मात्र भी थे, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है प्रिय छात्रों, वह शुद्ध संस्कृत में की है। ठीक है, अब बात करते हैं संधि विग्रहिका। जो हरिसेन जो थे वो संधि विग्रहिका का भी उनके पास पद था। ठीक है, जिसमें शांति और युद्ध का मंत्री जैसे कहा जाता था। नाम से ही प्रिय छात्रों स्पष्ट है, संधि मीन्स क्या होता है? जोड़ना, विग्रहिका मीन्स दूर होना, टूटना। ठीक है, तो शांति और युद्ध का मंत्री था, महादंड नायक, सैन्य अधिकारी या न्यायिक अधिकारी होते थे, और इनका जो साम्राज्य था प्रिय छात्र, वो नेपाल के राज्यों और उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण पूर्व के कांचीपुरम के पल्लव राज्य तक फैला था। पल्लवों का शासन जो था, पल्लव राज्य तक इनका समुद्रगुप्त का साम्राज्य फैल चुका था। ठीक है, और बाद में कुषाणों के जो अधीन शासक क्षेत्र रहे वह शकों के मुरुंड, ठीक है प्रिय छात्रों, मुरुंड और सिलोन, जिसे आधुनिक क्या कहते हैं, श्रीलंका में भी इनका थोड़ा बहुत आधिपत्य था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के वनराज्य, जो मध्य भारत के वनराज्य थे, उनको वह क्या कहते थे? अताविका। तो अताविका राज्य पर भी इन्होंने शासन किया है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा, इसमें प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त द्वारा 12 दक्षिण, बेटा 12 लिखा हुआ, ठीक है, 12 दक्षिण भारतीय शासकों को इन्होंने एक साथ पराजित किया था। यह प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित है। ठीक है, जिसमें कांची का विष्णु गोप भी शामिल था। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जिसको इन्होंने हराया था युद्ध में। ठीक है, तो दक्षिण अभियानों का जो समुद्रगुप्त का सेनापति था वह कौन था? वीरसेन। उधर हरिसेन साथ दे रहे हैं उत्तर भारत में, और इधर वीरसेन साथ दे रहे हैं। तो दक्षिण भारत क्षेत्र में, दक्षिण भारत अभियानों में सेनापति जो रहा वह कौन रहा था प्रिय छात्रों? वीरसेन था। ठीक है, तो राजनीति, और इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत जो अभियान थे उनके उसमें जो ज्यादातर उन्हें जीत प्राप्त हुई है वो राजनीतिक समझौते के द्वारा इन्होंने नीति अपनाई। मतलब राजनीतिक समझौते की इन्होंने नीति अपनाई थी दक्षिण भारतीय राज्यों के। जैसे किसी का राजकाज, मतलब जहां पर इन्होंने जीत लिया तो उस शासक को उन्होंने सिंहासन वापस दे दिया, लेकिन वह उसकी जो समुद्रगुप्त की नीतियां हैं, विचार हैं, उसका शासन है, वह उसके अनुसार वहाँ चलेगा, और वह उसको इसके बदले में कुछ टैक्सेस या कर वगैरह या कुछ ना कुछ उसे देता रहेगा, और राजकाज समुद्रगुप्त के नाम से चलता रहेगा। और इसके जो अधीन शासक रहे थे वो दक्षिण भारत के शासक रहे। ठीक है, अच्छा, जीतों का जश्न मनाने के लिए, मतलब विजयों का जश्न मनाने के लिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध होता है प्रिय छात्रों अश्वमेध, और एक अश्वमेध। तो अश्वमेध में इसमें क्या था? इन्होंने घोड़े की बलि भी दी, घोड़े की बलि भी दी, और जो घोड़े की बलि देते हुए चित्र भी इन्होंने अपने सिक्कों पर अंकित करवाए थे। इन्होंने समुद्रगुप्त ने तो अश्वमेध सिक्के भी जारी किए, और समुद्रगुप्त ने अनुकंपवन, करुणा से भरा हुआ, ठीक है,
इसकी भी इन्होंने उपाधि ली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सीलोन के बौद्ध शासक जो थे मेघवर्मन को इन्होंने, जब ये भारत में आए तो भारत में क्या है, जो बौद्ध जो सन्यासी थे सीलोन के, जब वो भारत में थे बोध गया में, तो बोध गया में सीलोन के मेघवर्मन के जो शासक के जो बौद्ध सन्यासी थे, तो इन्होंने समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी या अनुमति ली कि आप वहाँ पर हमारे बौद्ध सन्यासियों के लिए मठ या विहार बनाने की अनुमति दे दें। तो इन्होंने प्रिय छात्रों, इसलिए इनको बौद्ध सन्यासियों ने, सीलोन के शासक मेघवर्मन ने इसलिए अनुकंपवन करुणा से भरा हुए शासक की उपाधि दी, क्योंकि इन्होंने सीलोन के जो बौद्ध सन्यासी थे उनको बोध गया में मठ और विहार बनाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, और इसका जो उल्लेख किया है, मतलब जो इस मठ की भव्यता का जो वर्णन किया है, वह प्रिय छात्रों ह्वेनसांग जो आए थे, वो मैं बताऊंगा किसके समय आए थे। खैर आपको उत्तर मालूम होना चाहिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय। ठीक है, तो ह्वेनसांग एक नाम हो सकता है इनका, ह्वेनसांग या ज्वांगजेंग। ठीक है प्रिय छात्रों, अपर लेवल का अगर एग्जाम आएगा, हो सकता है उसमें ह्वेनसांग नाम ना दे, वो ज्वांगजेंग भी नाम दे सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट अगर प्रिय छात्रों क्लियर है, तो प्रश्न पत्र कितना भी डीप आ जाए आप उसका उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। लेकिन पढ़ेंगे आप डीप स्तर से, बिल्कुल गहराई से, सतही से, बिल्कुल आपको आनंद भी होगा। क्योंकि जब तक प्रिय छात्रों, वो एक मूवी है 3 इडियट्स, उसमें रणछोड़ दास छाछड़ जो है, आमिर खान, वो क्या बोलता है, काबिल बनो काबिल, सफलता तुम्हारे झक मार के आपके पास आएगी, है ना। तो वही है बेटा, काबिल बनो आप। ठीक है, तो ह्वेनसांग या ज्वांगजेंग की 7वीं शताब्दी की जो रचनाएं हैं, उसमें उनके मठ या विहार बनाने की भव्यता का वर्णन दिया है। अब समुद्रगुप्त जो थे, ये कला के बड़े महान संरक्षक भी थे और महान कवि, संगीतकार और शिक्षा के भी संरक्षक थे। ठीक है, और इन्होंने कविराज की पदवी भी ली है, क्योंकि इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है इनको, कि ये इनके सिक्कों पर कुछ अंकित है कि यह वीणा बजा रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इनको संगीत, ये मतलब संगीत, इनको बहुत प्रेमी थे संगीत के, और संगीत के प्रेमी होने के कारण इन्हें कविराज की पदवी भी इनको प्राप्त थी। ठीक है, अच्छा, और इनके सिक्कों पर क्या क्या उसमें अंकित है देख लेते हैं। उसके सिक्कों के आख्यानों में पराक्रमः अर्थात वीर, अपरथा था, है ना, अपरथा, सॉरी प्रिय छात्रों, इसका यह है अपरात्रथा, अजय, व्याघ्र पराक्रमः, बाघ के समान वीर, अश्वमेध पराक्रमः, इसका अर्थ है अश्वमेध का निष्पादन करने में पूर्णतः सक्षम, जैसे विशेषणों को इन्होंने शामिल किया था। ठीक है, और ये थे तो हिंदू धर्मी, मतलब था तो उनका धर्म हिंदू ही, और ये हिंदू धर्म का पालन भी अच्छे से पूर्णतः करते थे। लेकिन ये हिंदू होने के साथ साथ प्रिय छात्रों, इन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। कैसे ये बात सिद्ध होती है? ये बात ऐसे प्रिय छात्रों से सिद्ध होती है कि इनके मंत्रियों में से एक महान बौद्ध दार्शनिक, प्रिय छात्रों बौद्ध दार्शनिक, महान
इनके मंत्रियों में से एक महान बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु थे, जो कि महान बौद्ध दार्शनिक भी थे, विचारक भी थे। क्या नाम था उनका अपने छात्रों? ये प्रश्न आ सकता है। क्या नाम था? वसुबंधु। ठीक है। और समुद्रगुप्त ने 9 नागा शासकों को पराजित भी किया था। ठीक है। तो अपने छात्रों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं हम। आज हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में हमने आज आपको जानकारी दी और हमें जानकारी मिली। ठीक है। आप सभी के, क्योंकि मैं आपको अपने छात्रों जब ज्ञान दे रहा हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो फिर स्वतः है कि मैं भी पढ़ता हूँ ना आपको पढ़ाने के लिए, तो मुझे भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और प्रिय छात्रों, मेरी बस यही एक प्रार्थना है, मेरी यही आप लोगों के लिए ईश्वर से, कि आप लोगों का अच्छी जगह चयन हो। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, उस पर आपकी जो भी क्वेरी है, समझ में नहीं आ रहा, वो उस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो प्रिय छात्रों, वह नंबर है 80 77 162 711। ये मेरा प्रिय छात्रों व्हाट्सएप नंबर है NM क्लासेस का। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उस पर बेझिझक पूछिए आप। ठीक है। तो मेरी क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे चैनल पे NM क्लासेस पर, उसके कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारा आज मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है 80 77 162 711 8077 162 711 पर आप पूछ सकते हैं जब चाहे तब, बस रात के 12 बजे से पहले, क्योंकि मैं भी तो थोड़ा सोता हूँ ना अपनी छात्रों। ठीक है। तो ठीक है, आज ही क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग NM क्लासेस। कीप वॉचिंग NM क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।